प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर कर ली गई है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले जितने बड़े केसेस थे इमरान खान के ऊपर, जिसमें तोशाखाना 1 था, साइफर का केस था, इद्दत का केस था, 190 मिलियन पाउंड का केस था, इन तमाम केसेस में या तो इमरान खान की जमानत हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं। अब उन पर जो बाकी रह गए हैं वो 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात हैं, जिसमें अभी उनकी जमानत होना बाकी है और जिसकी वजह से वो भी हिरासत में हैं। 30 नवंबर को लाहौर के 9 मई के मुकदमात में भी उनकी समाअत होने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अब इस केस में भी इमरान खान की जमानत के बाद क्या रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए हैं या वही हुकूमत की पॉलिसी बाकी है या मौजूद है, जिसमें हुकूमत कहा करती थी कि जी अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकती। मसलन राना सनाउल्लाह साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि अब अगर उन पर मजीद कोई केस नहीं है तो बना दिया जाएगा, लेकिन उनको रिहा करना या उनकी रिहाई उस तरह से अभी मुमकिन नहीं है। तो अब क्या उनकी रिहाई मुमकिन है इमरान खान की या नहीं? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बना है, आईनी बेंच की कुछ नई तशरीहात के बाद कुछ इबहाम दूर हुए हैं या इबहाम बढ़ गए हैं। इस पर आईनी जो माहिरीन हैं उनके दरमियान एक बहस अब भी मौजूद है। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। और एतजाज एहसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, क्या इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो रही है या अभी बहुत मुश्किलात बाकी हैं? देखिए, अगर आप ये कहें कि क्या जो मुकदमात इमरान खान साहब पे चल रहे हैं, क्या उनमें उनकी बेलें हो जाएंगी और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया जाएगा, तो मेरी नाक़िसी राय ये है कि ज़रूर दे दिया जाएगा। और अगर पहली अदालत नहीं भी देगी तो जब ये चीज़ें अपीलों के अंदर आएंगी, अगर कहीं से बेल रिफ्यूज़ भी हो जाती है, आपको याद है माजी में सुप्रीम कोर्ट तक ने इमरान खान साहब को बेल दी थी, तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर से आप देखेंगे कि इन मुकदमात के अंदर जो एविडेंस दिखाई जा रही है उसकी बिना पे लगता तो ये है कि उनकी रिहाई होती जाएगी या रिहाई के हुक्म जारी कर दिए जाएंगे। क्या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये कानूनी सवाल कम और शायद एक सियासी सवाल ज़्यादा है, और जिसको मैं आंसर करने से कासिर हूँ। लेकिन कानूनी पर्सपेक्टिव के अंदर आपने देखा कि बज़ाहिर लगता ये है कि जैसे जैसे मुकदमात किसी हायर फोरम की तरफ जा रहे होते हैं या जैसे ही एविडेंस की अप्रेजल की थोड़ी सी बात हो रही होती है, तो प्रोसिक्यूशन और हुकूमत और जो हुकूमत से मतलब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना मुकदमा साबित करने के अंदर उस तरह कामयाब नज़र नहीं आती। बेल के ऑर्डर के ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि बेल का ऑर्डर होता है जिसको कानून में कहते हैं टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट जी, जिसको प्राइमा फेशिया असेसमेंट ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। यानी कि देखा जाता है सफाए मिसल से कि सिर्फ देखने से, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने से क्या लगता है कि ये एविडेंस काफ़ी होगी या ये एविडेंस ना काफ़ी है और इसमें कुछ झोल है। ठीक, इस टेंटेटिव असेसमेंट पे बेल का ऑर्डर दे दिया जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी शख्स को बेल दे दी जाए, कल को कन्विक्शन हो जाए, हो सकता है किसी की बेल ना दी जाए, कल को जब एविडेंस तफसीलन देखा जाए तो उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इससे ये कम अज़ कम अख़ज़ ज़रूर किया जा सकता है कि हुकूमत जो कि कहती रही या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो कि कहती रही कि हमारा सिक्का बंद केस है इसमें कि एविडेंस में कोई झोल नहीं है, हमारे पास रसीदें हैं, तोशाखाना है, हम खुद कस्टोडियन है इस रिकॉर्ड के, उनकी ये बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। क्योंकि अगर वाकई सिक्का बंद एविडेंस होती तो टेंटेटिव असेसमेंट पे जज साहब इस नतीजे पे कैसे पहुंचते? सही है। और अगर आप ट्रायल कोर्ट के जज साहब को और अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान को कन्विंस नहीं कर सके, ट्रायल कोर्ट के सामने आपने कर लिया, हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं कर सके, और बाकी भी हम मुकदमात में देख रहे हैं कि जैसे ही हायर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी एविडेंस में कुछ झोल नजर आते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड नजर आता है जो कि हुकूमत की प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठा। एक सवाल इसमें, एक बहस तो ये भी उठती रही है ना हसन रजा पाशा साहब, एक बहस तो ये भी इसमें उठती रही है कि ये तोशाखाना 1 के होते हुए तोशाखाना 2 लाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक ही नौयत के 2 अलग अलग मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। जी बिल्कुल, ये एक कानूनी बहस है और
ये अपनी जगह पे पूरी तवानाई के साथ इसको आर्ग्यू भी किया जा सकता है और इसका बेनिफिट भी मुल्ज़म को मिल सकता है कि जब आप एक तोशाखाना का केस बना रहे हैं तो फिर उसमें 1 2 3 क्या बात हुई, उसमें एक ही बात होती है कि उसको यही चीज आप उस केस में भी ला सकते थे। फिर इस केस में जो दूसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ये आपने डिले के साथ किया तो फौजदारी कानून में डिले के साथ FIR दर्ज कराना या रेफरेंस बनाना, उसकी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि डिले किस वजह से है। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो डिले का बेनिफिट है वो डिफेंस को जाता है, अक्यूज साइड को जाता है। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे एक बड़ी हकीकत है कि दोनों केसेस को अगर यकजा करके पहले ही कर लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। जब आपने उसको फेज वाइज किया तो ये वरना तो ये अब रास्ता मौजूद रहेगा ना कि तोशाखाना 2 के बाद वो तहाइफ की तो एक फहरिस्त है पाशा साहब, उसमें तो तोशाखाना फिर 3 भी आ सकता है, कोई और तोहफा लेकर तीसरा केस बन सकता है, फिर चौथा बन सकता है, पांचवा, तो अनलिमिटेड एक सिलसिला रहेगा। फिर इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ही सेट ऑफ एविडेंस के अगर एक से जायद अक्यूज्ड पर्संस हैं और उनमें से किसी एक की बेल हो जाती है तो दूसरा जो है उसमें हमारी कानूनी इस्तिलाह में रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जो दूसरा को अक्यूज्ड है और उसके खिलाफ भी सेम एविडेंस है तो उसको भी उसी के साथ देखा जाएगा और उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा और एज ऑफ राइट फिर उसकी बेल हो जाती है। बुशरा बीबी साहबा की बेल इसी मुकदमे में हुई और उनके खिलाफ भी एविडेंस सेम थी, लिहाजा जो बानी PTI है उनको भी ये रिलीफ दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक कानूनी कदम उठाया, एक कानूनी एक तरीकाकार के तहत बेल हुई है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ या इस तरह की कोई बात अगर कोई करेगा तो वो कोई इतनी मुनासिब नहीं होगी। तो आपको इमरान खान की रिहाई के इम्कानात कुछ नजर आ रहे हैं अब पाशा साहब? जी केसेस तो तकरीबन खत्म हो गए हैं, 9 मई के हैं और 9 मई के अगर वो भी आपको यही बताता चलूं कि एक अक्रेंस की एक ही FIR हो सकती है। अब अगर एक मुल्ज़िम को आप 50 या 100 FIR में एक ही दिन में एक ही अक्रेंस पे आप नॉमिनेट कर जाते हैं तो वो फिर वो भी फौजदारी कानून में इसकी नफी की जाती है। एक अक्रेंस में एक ही FIR हो सकती है, जायद FIRs का भी बेनिफिट मुल्ज़िम को जाता है। तो रिहा करना, मिनिस्टर साहब ने जिस तरह फरमाया वो वाकई ही एक पॉलिटिकल है क्वेश्चन के रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन जो 8 मुकदमात हैं इनको अलामती तौर पे या अदरवाइज भी इसमें बेल एप्लीकेशंस मूव करके बेल करवानी पड़ेगी। जब तक वो मौजूद हैं और किसी एक मुकदमे में भी अगर उनकी बेल नहीं हुई तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे। 62 मुकदमे तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हैं, जो भी हालिया इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। वैसे साहब उसमें बताया गया कि ये मांगा गया था कि तफसीलात बताई जाए, तो 62 मुकदमे तो सिर्फ इस्लामाबाद में हैं। तो अब ये बेशतर एक ही है। तो अब इसमें जब 8 मुकदमात की समाअत होने जा रही है 30 नवंबर को, तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि एक ही अकरेंस पर एक से ज़्यादा FIR क्यों है? देखिए असद साहब, हम कुछ अरसे से कानून की ऊपर बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कि अभी पिछले दिनों हालिया ही में हम 26वीं तरमीम पे भी बात कर रहे थे, अब इमरान खान साहब के केसेस पे बात कर रहे हैं। बज़ाहिरन लगता ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जब आप इसको एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखें तो लगता यह है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कानूनी स्ट्रैटेजी थी उसमें बहुत से झोल रह गए। अभी पाशा साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो एक केस के अंदर एक अकरेंस के ऊपर एक से ज़्यादा मुकदमा नहीं बन सकता। अभी हम तोशाखाना की ज़रा पहले बात कर लें फिर दूसरी तरफ भी जाते हैं। इस प्रिंसिपल को रेस जुडिकाटा कहते हैं कि कानून ने एक चीज़ पहले ट्राई कर ली, आप उसी के ऊपर उसको रीट्रायल नहीं कर सकते, आप बार्ड हैं, एक अकरेंस पे एक चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर भी किसी ने एडवाइस दिया कि आप अगर इसको मल्टीप्लिसिटी के अंदर 2, 3, 4 कर लें तो अच्छा होगा। ये बहस अब रेस जुडिकाटा की चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट तक जब तक इसकी पूरी अपीलें नहीं चलती, और ये हर दफ़ा जब ये बहस होगी तो रियासत और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ होगी। ये डिफेंस के हक की बहस है, इमरान खान साहब के हक की बहस है।
दूसरा, अभी बड़ा सिंपल प्रिंसिपल पाशा साहब ने जो बयान किया क्रिमिनल लॉ का, वो ये कि अगर एक शख्स के ऊपर एक इवेंट में एक FIR हुई है एक जगह पे, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसी के ऊपर 10 और FIR हो जाएं। अच्छा, शायद हो सकता होता अगर हर एक में मुद्दई फर्क होता। हर एक में मुद्दई तो रियासत है। जो जिन FIRs की आप बात कर रहे हैं उसमें से तकरीबन हर एक में, खासतौर पे 9 मई वगैरह वाली के अंदर, मुद्दई तो रियासत है। ठीक, ये कहना या कल को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा। ज़रूर इसमें कोई कानूनी मसलहत होगी हुकूमत की कि रियासत ने ये कैसे सोचा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक कॉज ऑफ एक्शन के अंदर से निकल सकती हैं। और अगर वाकई ये बात है तो ना सिर्फ कि इसके खिलाफ आइन की शिक मौजूद है आर्टिकल 13 ऑनवर्ड्स, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट्स मौजूद हैं। लगता यह है कि जो भी कानूनी एडवाइस मिल रही थी इस जगह पे, और 26वीं तरमीम की ड्राफ्टिंग के अंदर भी अगले दिन आप और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बात भी कर रहे थे, वहां पे भी लगता है कि जो कानूनी एडवाइस मिल रही थी उसमें शायद कुछ सुकम रह गए, जिसकी वजह से अब जबकि मुकदमात बन गए तो ट्रायल कोर्ट में तो चले फिर भी कुछ और नौयत की बहस हुई होगी। अब जबकि मुकदमात हाई कोर्ट्स में आ रहे हैं तो जितने भी मेजर कानूनी पॉइंट्स हैं, एविडेंस की हम बात नहीं करें, जितने भी कानूनी पॉइंट्स हैं, डिले इन FIR, मिस ट्रायल, अभी पिछले दिनों नैब ने कहा कि मिस ट्रायल हुआ है, ये भी बात हो रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ FIRs की, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल, जितने भी कानूनी पॉइंट्स हैं उन तमाम में बहस रियासत के खिलाफ हो रही है। वो इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं। जो भी एडवाइस इसमें कर रहा था, मुझे लगता है कि शायद होलिस्टिकली इसको देख नहीं सके, जिसकी वजह से एक्यूज्ड इमरान खान साहब को बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा पाशा साहब, एक और जरा मामले की तरफ मैं लाना चाहता हूं इस डिस्कशन को, और वो है कि ये जो आईनी बेंच के और फुल कोर्ट के होने पर एक बहस चल रही है। यानी कल जब ये एक वकील साहब की तरफ से एक आर्गूमेंट आया कि जी इस मामले पर एक केस में उन्होंने कहा कि इस पर तो पहले एक फुल कोर्ट जो है वो अपनी राय दे चुका है, तो उस आईनी बेंच के मौजूद जज साहिबान ने ये राय दी, 2 जज साहिबान ने, जिसमें जमाल खान मंदुखल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब थे। उन्होंने कहा कि अब 26वीं तरमीम के बाद यही फुल कोर्ट है, और अगर इससे पहले फर्ज कीजिए 13 रुकनी बेंच या 15 रुकनी बेंच को फैसला दे चुका है तो उसको अब यहाँ 7 रुकनी बेंच में सुना जा सकता है। आपकी राय क्या है इस पे? मैंने खान साहब पहले भी आपके प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि अब जो भी आईनी मैटर आना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही सुनना है, और फुल कोर्ट वही होगी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस होंगे उस बेंच का हिस्सा होंगे। और यकीनी तौर पे इन 2 मौजूद जज साहबान ने हेयरिंग के दौरान अपने जब ओपिनियन एंडोर्स किया तो वही बात दुरुस्त साबित हुई जो मैंने अर्ज की थी। तो मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। जब तक 26th अमेंडमेंट इस अंदाज में मौजूद है तो ये फुल कोर्ट वही होगी जो 7 मेंबर या जो जुडिशल कमीशन इनकी तादाद बढ़ाता है तो फिर वो फुल बेंच होगा। फर्ज कर लें जिस तरह अब मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा के हवाले से बात की गई कि आर्मी ट्रायल के हवाले से, आर्मी कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से, चूंकि वो पहले दे चुकी हैं अपना ओपिनियन, तो अब इस बेंच में वो नहीं बैठ सकती, तो 7 मेंबर्स बेंच रिक्वायरमेंट है। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7th मेंबर एक और जो है वो इसका हिस्सा बनाएंगे, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मुकम्मल होगा। तो मैं समझता हूं कि यही चीज जो है, अगर आपने इसको बढ़ाना है 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब 34 तादाद हो गई है, तो शायद इसी वजह से ये रखा गया प्रोविजन कि अप टू 34 रखेंगे। अगर फर्ज कर लें 10 या 12 या 13 रुकनी बेंच बनाना होगा तो फिर इसी तरीके से बनेगा, लेकिन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही, रेगुलर बेंच नहीं होगा। सही है फिर साहब, ये जो ये वाली पहले दोनों पर राय लेता हूं मैं आपसे, लेकिन पहले ये बताइए ये जो अब फुल कोर्ट है, ये 7 रुकनी आईनी बेंच ही फुल कोर्ट? देखिए, जैसे पाशा साहब ने कहा कि आईनी बेंच के जज साहिबान ने, मेरे ख्याल जस्टिस मजहर साहब ने इसके ऊपर इंडिकेशन दी और वो आईनी बेंच के जज हैं, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी बसद एहतराम मेरी पाशा साहब से राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का, जो वैसे पूरी सुप्रीम कोर्ट है जिसका आईनी बेंच भी एक हिस्सा है, तो 7 मेंबर आईनी बेंच के हैं, दीगर 9 मेंबर हैं, 16 मेंबर इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट में शायद इस वक्त मौजूद हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर्स की कमेटी है वो एक ऐसा फुल कोर्ट बना सकती है जिसमें ये वाले आईनी बेंच के मेंबरान भी मौजूद हों और दीगर तमाम लोग भी मौजूद हों, और जो फैसला भी वो फुल कोर्ट करेगी वो आईनी बेंच पे बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो 7 मेंबर बेंच है। और मैं इसकी दलील इस तरह दूं जी। क्या वजह है कि आप जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के बगैर आप चाहते हैं कि एक और जज ऐड किया जाए ताकि 7 मेंबर हों जो अपील सुन सकें? जी, क्योंकि आप इस रूल को रिस्पेक्ट करते हैं कि सिर्फ एक बड़ा बेंच छोटे बेंच के फैसले को अनडू कर सकता है। ठीक है। इस रूल को आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर एक 17 मेंबर बेंच की जजमेंट है, लेट्स से हम एक 15 मेंबर बेंच की जजमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं जो 21वीं तरमीम की जजमेंट है, जिसमें कहा गया कि अगर आइन की कोई शिक, आइन का कोई अमेंडमेंट इन प्रिंसिपल्स के मुतरादिफ हो तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर दें। ये 21वीं तरमीम की 15 मेंबर बेंच की जजमेंट में लिखा हुआ है। अगर आपने इस प्रिंसिपल से डिसएग्री करना हो, आपने कहना हो कि नहीं आइन की कोई शिक स्ट्राइक डाउन नहीं हो सकती, तो फिर आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन एक 15 मेंबर से बड़ा बेंच बनाएगा, तो आप उसको आईनी बेंच कह लें, फुल कोर्ट कह लें, फिर तो सिर्फ सिमेंटिक्स रह गई ना पीछे। सही। फिर तो सिर्फ यह है ना कि वो 17 मेंबर बैठ के अपने आप को आईनी बेंच कहेंगे या वो 17 मेंबर बैठ के अपने आप को फुल कोर्ट कहेंगे। ठीक। तो मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंस का प्रिंसिपल है कि अगर आपने माजी के किसी बड़े बेंच के फैसले से डिसएग्री करना है, ठीक है, या तो आप उसको अप्लाई कर दें, आप कहें कि पहले फैसला हुआ था हम 7 मेंबर बेंच अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो आपको उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, और उसको आप आईनी कह लें, फुल कोर्ट कह लें, ये तो फिर सिर्फ एक लफाजी की बात रह गई। जिसकी दलील ये है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब बड़े बेंच को सुननी चाहिए थी अपील, तो 6 ने सुन के ये नहीं कहा कि तसव्वुर किया जाए कि हम फुल कोर्ट -1 है। सही है। उन्होंने कहा कि नहीं, जुडिशल कमीशन एक बड़ा बेंच बनाए। तो अगर 15 मेंबर की अपील को सुनना पड़ेगा या 15 मेंबर के प्रिंसिपल को सुनना पड़ेगा, 13 मेंबर्स का, तो फिर उसके अंदर आपको एक फुल कोर्ट इफेक्टिवली तश्कील करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। चलें, अगर आप इजाजत दें तो मैं एतजाज अहसन साहब से जरा इस पर राय जान लूं। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि ये रिजर्व सीट्स का फैसला जैसा कि 13 मेंबर्स के बेंच ने दिया हुआ है, उसको क्या 7 रुकनी बेंच जो है उस पर अपील सुन सकता है या कोई भी? क्योंकि अभी जज साहिबान की राय ये है, जो आईनी बेंच में शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि अब 26वीं तरमीम के बाद ये 7 रुकनी आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है, इसी को फुल कोर्ट तस्वुर किया जाए। और अगर माजी में किसी फुल कोर्ट ने जो 15 रुकनी या 13 रुकनी या 17 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने फैसला दिया हुआ है, तो उसको ये 7 रुकनी फुल कोर्ट सुन सकता है। 7 रुकनी फुल कोर्ट सुन तो सकता होगा केस को, पर वो जो 14 मेंबर का फैसला है उसको उससे इनराफ नहीं कर सकता। वो उस पे उसका पाबंद है, बाइंडिंग है उस पे। ये तो हाँ, देखें, ये एक नई इख्तरा आज निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये अब 2 कोर्ट्स हो गए, एक नहीं है सुप्रीम कोर्ट, 2 कोर्ट्स हो गए। एक जज साहब ने ये फरमाया है, ऑब्जर्वेशन दी है जी, कि 2 सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं। एक वो आईनी की बेंच है जो, और एक जज, बाकी जो दीगर बेंच है, दीगर जजेस हैं, वो जिस भी जुमरे में वो आते हैं वो एक अदालत ही अलहदा बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा इनकी कोशिश थी, ऐसा एक कम से कम चेयरमैन बिलावल की तो कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि अलहदा बने अदालत और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। बेंच एक अदालत का हिस्सा होता है। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ठीक। ये अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये अगर ये इकरार करता है कि ये मातहत नहीं है चीफ जस्टिस के या ये खुद मुख्तार है, तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कोई जरूरी नहीं कि मैं जज हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में डाल दिया है तो अब मैं परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हूँ। वो भी बदल से तब्दील होते रहेंगे। उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई एक बेंच भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी जो जज हैं उनमें से
बेंचेस बनाए जा सकते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये जजेस हर लिहाज से बराबर है। सिर्फ अगर 1-2 महीने के लिए मुझे नॉमिनेट कर देते हैं, मैं एक जूनियर जज हूँ, मुझे नॉमिनेट कर देते हैं इनटू द ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो मैं 2 महीने के लिए ही हूँ। ये टेम्पररी है, वो लिखा हुआ है उसमें, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फॉर सच ड्यूरेशन एज मे बी नेसेसरी। तो ये कोई समझ ले कि मेरी अलग इमारत बन गई है और मेरा अलग चीफ जस्टिस का झंडा हो जाना जी, या मेरे इख्तियारात चीफ जस्टिस वाले हो जाने हैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये बिल्कुल गलत है। ये एक ही अदालत है, उसका एक ही चीफ जस्टिस है। उस चीफ जस्टिस के साथ एक और उन्होंने मास्टर ऑफ द रोल समझने खड़ा कर दिया है, वो है जो आईनी बेंच का हेड है, और वो मातहत है चीफ जस्टिस के। अब वो उसके इख्तियारात कुछ एक्सक्लूसिव भी हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव भी हैं, और वो अपने इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। सही है, लेकिन सर उसमें एजाज साहब आमतौर पे अब समझा तो ये जाता है ना, जो अहम आईनी केसेस हैं और अहम नौयत की केसेस हैं, या जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है अवाम पाकिस्तान पर, यानी एक तो है ना कि जी 2 फरीकैन के दरमियान मुकदमा है, अदालत उसको सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, लेकिन ये जो 184(3) के मुकदमात हैं या मुफाद आमा के मुकदमात हैं, ये जो आईनी बेंच के पास जाएंगे, उसका इम्पैक्ट लार्जली पूरे पाकिस्तान के ऊपर या अवाम के ऊपर आता है। तो वो इख्तियार जिस बेंच के पास है उसी को ज़्यादा पावरफुल समझा जाएगा? नहीं, वो ठीक है, ये इख्तियार उनके पास ज्यादा है कि उनके पास अहम तरीन मुकदमात आएंगे जी, और अहम तरीन मुकदमात पे जब वो फैसला करेंगे तो हो सकता है कि किसी और मतलब है 3 महीने बाद मैं आईनी बेंच में बैठा हूँ और 3 महीने बाद मैं उस पर हटा दिया जाता हूँ, किसी और को डाल दिया जाता है। तो 5 मेंबर का आईनी बेंच बनेगा, एक ये 9 इन्होंने नामजद किए हैं, एक 4 का बनेगा या 3 का बनेगा। अब ये इनको ये हिसाब लगाने पड़ेंगे और इसमें टर्न ओवर होता रहेगा। इसमें ये भी कोई नहीं कहा गया कि एज सुप्रीम कोर्ट जी सारे जज इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये नहीं, ये भी नहीं कहा गया जी कि सारी कोर्ट को आप आईनी कोर्ट डिक्लेयर कर दो, ये नहीं है कोई। सही है। तो एक और भी इबाम जिस पर हम पहले डिस्कशन करते रहे हैं कि कौन सा मुकदमा आईनी अदालत के पास जाएगा और इसका फैसला कौन करेगा, अब उसमें कमेटी भी बन गई है, लेकिन ऐसे मुकदमा एतजाज साहब जो कि रेगुलर बेंच के पास जा रहे हैं, मसलन जस्टिस मंसूर साहब के 3 रुकनी बेंच के पास कुछ मुकदमा आए, वकला ने सवाल उठाया कि नहीं ये तो आईनी बेंच के पास जाने चाहिए, उन्होंने आगे रेफर कर दिया। कल 2 मुकदमा वापस भेजे गए और कहा गया कि हर मुकदमे को हमारे पास ना भेज दिया करें। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिर रेगुलर बेंच को यही इख्तियार दे रहे हैं कि वो चाहें तो उस मुकदमे को भी सुन लें जो आईनी है, यानी वो खुद सुन के फैसला करेंगे नहीं ये तो आईनी बेंच के पास नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हर मुकदमा पहले आईनी बेंच के पास जाएगा और वहां से राउट होकर आएगा कि कौन सा किसके पास जाना चाहिए। भाई साहब, मैं 5 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि जजों में दरार है, सुप्रीम कोर्ट के जजों में बहुत दरार है, बड़ी गहरी दरार है जी। इसका कुछ करो, इसको कोई संभालो, वरना यहाँ जो अब मैं ऐड करने लगा, वरना यहाँ हाथापाई भी होगी यूरिसडिक्शन के मामले पे। ये तो अब हम पता नहीं क्या क्या अजीब सीन देखेंगे और अल्लाह ना करे, बस इसमें कोई और है ही नहीं, तरीका ही नहीं है। जो ये 26वीं तरमीम ने कर दिया, 26वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को अपसाइड डाउन कर दिया। अपसाइड डाउन क्या कि चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज है और चीफ जस्टिस है, और उसके मर्जी के बगैर हो रहे हैं फैसले भी और बेंचेस भी बन रहे हैं जी। और वो हो रहा है नया आईनी ढांचा एतजाज साहब बनाया इस तरह से गया है या बन इस तरह से गया ना, मसला ये है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपका, हसन रजा पाशा साहब आपका भी और बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। लीगल डिस्कशन आप सुन रहे थे। अब मेरे साथ शैला रजा साहबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA। बहुत शुक्रिया शैला साहबा, खुशामदीद कहते हैं आपको। अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PTI के रहनुमा हैं, और रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा और साबिक गवर्नर हैं। मैं शैला साहबा, तोशा खाना में 1 में भी बेल हो गई, 2 में भी बेल हो गई, साइफर में वैसे ही बरियत हो गई, 190 मिलियन पाउंड इद्दत केस, ये फिर PTI सही कहती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे, कोई ठहर नहीं सका अपने कदम पे ये कोई भी केस? अब देखिए, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल खुशी की बात यह है कि अगर ये गलत केसेस हैं तो उनको इंसाफ मिल रहा है। खुशकिस्मत आदमी है। हमें तो 44 साल इंतज़ार करना पड़ा, और जरदारी साहब के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कोई सज़ा नहीं है, और तकरीबन 13 साढ़े 13 साल। और ख़ुद बानी PTI ने भी हाथ साफ किया, उन्हें खुद मालूम था इन केसेस में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी उनको उठवाया और किसी को भी ना छोड़ा अपने दौर में। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके लिए अदालतें अच्छी हैं, गुड टू सी यू भी कहती रही और मुख्तलिफ उनको रिलीफ मिलते रहे। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये हुआ कि सुने कहाँ से मुकदमा चला था, ये जो लेके पहुंचे थे इनके कागजात को, अदालत ने कहा इस पे तो पकौड़े बेचे जा सकते हैं, फिर खुद इन्हें बुलाया कि आइए कहाँ फिर रहे हैं, और फिर पनामा से अकामा करके उनको छुट्टी करा दी। नवाज शरीफ साहब के साथ भी जब उनको रिलीफ मिला तो कैसे मिला कि अदालत में पेश हुए बगैर उनको हिफाजती जमानत मिल गई? अनप्रेसिडेंटेड, कभी भी नहीं हुआ। मैं अभी उस पर आई नहीं थी, क्योंकि हम उस पर भी बात सबसे ज्यादा हम ही कर रहे थे कि कन्विक्टेड जो है उनको प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती। तो बहरहाल जो तरीक़ेकार सियासत कर रहा मुल्क में और जिसकी हुकूमत रही सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसने अपनी हुकूमत की बहती गंगा में हाथ इसी तरह धोए कि अपने मुखालिफिन को। मगर ये जवाब तो नहीं हो सकता ना शैला साहबा कि हमारे साथ गलत हुआ था, मैं ये कह रही हूं, गलत हुआ था, जरदारी साहब के साथ गलत हुआ था, तो बस ठीक है फिर ये मैं नहीं कह रही। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुल्क में एक तरीक़ेकार रहा है, और मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, न मेरी पार्टी गवर्नमेंट है, और न सिर्फ नहीं, इत्तेहादी अगर होते तो हम कैबिनेट में होते हैं। हम सपोर्टर हैं, एलाई नहीं है, हर बिल को आप वोट करते हैं, एलाई नहीं है, सपोर्टर हैं हम, कैबिनेट का पार्ट नहीं है। हमारी सिंध में गवर्नमेंट है। तो बात यह है कि जो इन पे मुकदमे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बनाए नहीं है। तो अब मैं जो है उनके सपोर्टर्स को मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोगों को मुबारक हो कि आप पे अदालतें मेहरबान रही हैं, गुड टू सी यू कह के आपके इस्तकबाल हुए। मैंने वो अदालत देखी। आप कह रहे हैं हमने मुकदमा नहीं बनाया, आप तो PDM की हुकूमत में तो आप थे ना, वहीं पर तो तभी मुकदमा बने। हुकूमत PDM की थी, हम PDM में नहीं थे। थोड़ी हिस्ट्री सही करें। PDM की, जिसको PDM की हुकूमत कहते हैं, उस हुकूमत का तो आप वजीर दाखिला जरूर थे, चेयरमैन, लेकिन हम PDM का पार्ट नहीं थे। एक मैं आपको बात बताऊं, हुकूमत का तो हिस्सा थे ना जी, कैबिनेट में तो थे। हाँ, लेकिन हम ये फैसला हमारा इस तरह से नहीं था, और पंजाब में सारे मुकदमे चल रहे हैं या इस्लामाबाद में चल रहे हैं। मैंने वो अदालत देखी है नबी शेर जोनेजो की। मैं खुद स्टूडेंट लीडर के तौर पे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी, और सदर आसिफ अली जरदारी भी जेल में थे, और हम सारे कैदी साथियात। तो बीबी शहीद अपने मुकदमे के लिए आई, तो जब उन्होंने बात करने लगी तो उसने कहा खड़ी हो जाए। तो इमरान खान को तो माशाल्लाह देख के गुड टू सी यू भी कहा गया। और अच्छा, वैसे मैं जिस दिन ये कहा था, मैं कई दफा ये कह भी चुका हूँ, ये गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट होता है, क्योंकि उमर ता बंदयाल साहब हर शख्स को देख के उसी दिन उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को भी कहा था गुड टू सी यू। उस दिन बारी थी ना उनको नहीं कहने की, तो उन्होंने कहा उन्हें भी कह दे। ये उनका बैलेंस कर गए, वो वकला को भी कहते थे बैलेंस कर गए, वो कोई बड़ा वकील आता था उसको भी कहते थे ये। हाँ, लेकिन शायद उनके घर में हो सकता है कि उनके यहाँ हर शख्स के लिए घर में ये बातें होती हो कि कमबख्त माशाल्लाह भी, चले वो एक अलग बात है, हो सकता है हर कैदी के लिए ये होती हो। चलिए, उनका तकिए कलाम हो कि हर कैदी पे घर पे एहतजाज हो रहा है, और PTI का एहतजाज जो है वो उसको रोकने के लिए क्या अलीमीन गंडापुर कल भी गए, आज भी गए, कैसे उनके लिए दरवाजे खुल गए? जहां पॉलिटिकल लीडरशिप उनको मिलने जाती है तो उनको जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म होता है, फिर भी उनको मिलने नहीं दिया जाता। अलीमीन गंडापुर के लिए कल भी रास्ते खुल गए। क्या ये रास्ते इसलिए खुले हैं कि वो एहतजाज की नोक पलक संवार सकें और जो चीजें डिस्कस करनी है वो कर सकें ताकि भरपूर एहतजाज हो? ये कैसे रास्ता मिल रहा है अलीमीन गंडापुर को आपके ख्याल में? हो सकता है कोई और नोक पलक संवार सके, इसलिए दोबारा भेजा गया और लंबी मुलाकात हुई। सिर्फ एहतजाज की नोक पलक संवारने नहीं गए,
मेरे अंदाजे के मुताबिक जो गुफ्तगू चुनीद चल रही है उसके मुताबिक वो उनको लंबी मुलाकात करने गए, इसी हवाले से गए है। तो सारी ये असेसमेंट है, अंदाजे हैं। और क्या ये एहतजाज कामयाब होगा, मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा मशकूक हूँ। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट कुछ ऑफर कर रही है इमरान खान को? जाहिर है गवर्नमेंट ही रास्ता दे रही है ना अलीमीन गंडापुर को, कुछ पैगाम लेकर भेज रही है, कोई मुज़ाकरात की बात हो रही है। बैरिस्टर गौहर वगैरह भी आज गए थे। जी, मेरी गुजारिश ये है कि ये इतना बड़ा अहम इशू है जिस पर मेरे इल्म में नहीं है, ना ही मैं गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं हूँ, मगर जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है उस जमात का मैं एक कारकुन हूँ। मेरी एक असेसमेंट है कि मेरा ख्याल है कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू होगा। और देखिए, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ब्रेक थ्रू हो जाए तो बेहतर है, इससे बेहतर कोई हल नहीं है। एहतजाज देखिए कितने कर चुके, कर भी ले, फर्ज किया कर भी ले तो उसका नुकसान होगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा। मसलन वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। आज उनकी तोशाखाना 2 में बेल हो गई। तो तरीकाकार तो यही है कानून का कि आप अदालतों में जाएं, आपके खिलाफ केसेस हैं, आप दबाव किस तरह देते हैं। तो हुकूमत अगर निपटना चाहेगी, अगर खुदा न खासा ये एहतजाज करते हैं तो हुकूमत अपना जो है और कानून अपना रास्ता लेगा। मगर क्या इसमें क्या खोया और क्या पाया? जितने एहतजाज हुए जब से अदम एतमाद हुआ और आज तक असम्बली तोड़वा दी और पता नहीं क्या कुछ किया, उस तारीख में जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी माजी करीब की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? पार्टी बिखर गई, इख्तलाफात आपस में जो हम टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें हु इज द लूजर एंड हु इज द विनर, पाकिस्तान इज द लूजर मेरी नजर में। इस तरह से नहीं होगा। हुकूमत चल रही है, आपको नहीं कबूल तो बैठ के पार्लियामेंट के अंदर रोल ऑफ अपोजिशन आप अदा करें। आप बाहर सड़कों में जाएं, पार्लियामेंट में भी बैठे, मगर हमने आमा को हाथ में मत लें इस तरह से। मगर जमाना साहब आप देखें ना, मुतालबा उनका यह है कि जो मैंडेट है, जैसे उनको शिकायत है तो उस पर ट्राइब्यूनल्स को काम करने दिया जाए, लेकिन ट्राइब्यूनल्स के रास्ते में कई रुकावटें आई। फिर वो असीरान वो कहते हैं कि जिनका ट्रायल नहीं हो रहा उनका ट्रायल होना चाहिए। आप तो लॉ के एक्सपर्ट भी हैं, आप तो इस पर तस्दीक करेंगे ना कि लॉ ट्रायल के बगैर। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहे तो उसके हायर फोरम है, एपलेट फोरम है, या उससे नीचे हाई कोर्ट है, जाए रिट पिटीशन करें या उनके ऑर्डर्स को चैलेंज करें या उनको एक्सपीडाइट कराएं। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ट्राइब्यूनल्स आर नॉट वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सही है, बिल्कुल ठीक है। अली बुखारी साहब, मैं ये जो एहतजाज आप कर रहे हैं, अब रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं एक रिपोर्ट में से, जरा फिर इसका जवाब दीजिएगा जिम्मेदार है कौन। पिछले 5 माह में PTI ने एहतजाज और जलसे रोकने पर, PTI का जो एहतजाज और जलसे थे उसको रोकने पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आज जो डॉन में छपी है 1.1 अरब के अखराजात किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह में इस्लामाबाद में PTI के जलसे और एहतजाज को रोकने पर हुकूमत की जानिब से 1.1 अरब खर्च किए गए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज जलसों के तनाजुर में इस्लामाबाद पुलिस, सूबाई पुलिस एहलकार और दीगर फोर्सेस जुलाई में 2 रोज, अगस्त और सितंबर में 30 रोज, अक्टूबर में 6 रोज, जबकि नवंबर में 2 दिन ड्यूटी पर रहीं। PTI के एहतजाज और जलसों के दौरान सड़कें ब्लॉक करने के लिए 1641 कंटेनर्स लगाए गए, जिनके मालिकान को 24.8 करोड़ की अदायगियां हुई। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की आमद और रफ्त के लिए किराए पर ली गई गाड़ियों और उनके फ्यूल की मद में 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खाने की मद में 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुज़श्ता 5 माह के दौरान PTI मुजाहिरीन ने सेफ सिटी अथॉरिटी इस्लामाबाद के 221 कैमरे, जिनकी मालियत 15 करोड़ से ज्यादा बनती है, उसको नुकसान पहुंचाया। 5 माह में मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में 21 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इस अरसे में 1 पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई, जबकि 42 एहलकार जख्मी भी हुए। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने FC और रेंजर्स के साथ पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस से 22,000 एहलकार मांगे हैं। इसके अलावा 1200 कंटेनर्स का इंतजाम भी किया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन आदादोशुमार भी शेयर किए गए हैं। बुखारी साहब, ये जो 1 अरब उससे ज्यादा रुपए ज़ाया हो गए कौमी खजाने के, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में जी। देखिए जी, इसकी जिम्मेदारी खालिस्तान हुकूमत पे आती है, और जो ये आपने करोड़ों गिनाए, मैं आपको अरबों गिना देता हूँ। कहीं पर 42 अरब और कहीं पर 72 अरब रुपया लगा है जो ECP ने पाकिस्तान के इलेक्शन कराए हैं, और 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को उन्होंने फेंक दिया उठा के एक पानी नदी की टोकरी के अंदर। वो 72 अरब रुपया जाया हुआ, नहीं तो एक निब्बो पेन से ही कर देते, जाली हुकूमत बिठा देते ला के। नंबर 1।
नंबर 2 चीज, 38 करोड़ रुपया लगा है, 38 करोड़ रुपया लगा है जो आपका EMS सिस्टम खरीदा गया था ECP ने एज पर लॉ, 38 करोड़ रुपया जो आज तक किसी कोर्ट में ये पेश भी नहीं कर सके। सो ये हुकूमत को ये बात मत बताएं, उनको तो उन्होंने तो पैसे जाया करने में उन्होंने तो अपने जागीर समझी है माजरत के साथ और निहायत अदब के साथ, उन्होंने तो जागीर समझी है कि जैसे मर्जी लुटा दें। वो एक एक फेरे जो है सरकारी खजाने से, जो अभी आपके वजीर आजम, सो कॉल्ड वजीर आजम साहब जब अमेरिका दौरे पे गए, जिस होटल में रहे जरा उसका बिल देख लें क्या है, पर नाइट कितने $1000 है, चेक कर लें जरा। और अब तीसरी चीज ये है कि एक निब ऑफ पेन, एक पेपर कलम से एक DC इस्लामाबाद NOC अगर इशू करता तो ₹1 का खर्चा होता, ₹1 की टाइपिंग होती और आराम से हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाता। जब हम जलसे का NOC मांगते हैं तो ये शहर से 35 किलोमीटर बाहर देते हैं। जब हम इन्हें कहते हैं, हम प्रेस क्लब के सामने जो जगह बनी हुई है वहां पर जब हम कहते हैं हम एहतजाज करते हैं, एक गड्ढे खोद देते हैं। यार हम पाकिस्तानी शहरी हैं, मुझे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15-16 इजाजत देता है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करते हैं तो ये जो कानून कहते हैं रास्ता बनाता है, कानून रास्ता नहीं बना रहा। कानून जब बेल देता है जज, कानून के मुताबिक देता है, तो हम बाहर निकलते हैं तो नया पर्चा उठा के जाली FIR के अंदर, पोलिटिकली मोटिवेटेड FIR के अंदर उठा के हमें फिर जेल में रख दिया जाता है। मुझे बता दें 9.5 महीने बीबी जो है उनको आपने जेल में रखा, फर्स्ट लेडी को 15 केसेस बनाए, 13 में वो बरी हो चुकी हैं, 2 में वो बेल में। कौन जिम्मेदार है इनका कौन जिम्मेदार है? मुझे जरा ये बता दें। ये जाली और झूठे और फर्जी केस आपने 6 केस तो हमारे पे बिल्कुल सही जिम्मेदार कौन है? अभी वैसे शैला साहब अपनी लीडरशिप के साथ होने वाले आपके दौरे हुकूमत में रवा रखे जाने वाले सलूक का भी तफसीलात बता रही थी कि हमारे साथ क्या होता रहा PTI के जमाने में। लेकिन चलिए इस बात से हट के शैला साहब, ये जो आप इस पॉलिसी से इत्तफाक करती हैं, मैं बुखारी साहब आता हूँ वापस, लेकिन क्या इससे आप शैला साहब इत्तफाक करती हैं कि अरबों रुपए खर्च कर देने चाहिए किसी के एहतजाज को रोकने के लिए? PTI के ज़माने में आपने लॉन्ग मार्च किए, PMLN ने भी लॉन्ग मार्च किए, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस्लामाबाद में आके धरना दिया, आते थे, होता था और फिर चले जाते थे। तो ये तो अभी भी हो सकता है। अच्छा, एक खर्चा और गिना दूँ। 2018 में जो सिस्टम बिठा के इनको जिताया गया, थर्ड ऑप्शन के तौर पे मुल्क पे थोपा गया, और खुद इनके वजीर खजाना ने कहा कि हमने 75% कर्जे में इजाफा किया। और इसके अलावा जो है, जो जहांगीर तरीन बेचारे के खर्च करा के जहाज उठा के लोटे उठाए गए, उसके भी खर्च का हिसाब निकाल लें। और जो 75% कर्ज में इजाफा इनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, फिर वो जो रोजाना 55 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आना जाना करते थे, वो भी कुछ खर्चा निकाल लीजिएगा। और फिर पेशावर मेट्रो पे जो खर्च हुआ, ये तो एक अलग बात है। अब मैं आ जाती हूँ इस पर कि देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड का मसला है। जब इनकी हुकूमत थी, और बल्कि मैं ये कहना चाहिए कि जब नून लीग की हुकूमत थी और उन्हें धरना दिया, तो इनके लीडरान की बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई कि ओ भाई PTV पे हमला कर दिया है, और जनाब अभी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं। फिर गुड टू सी यू अली का जो हम ख्याल लोग थे, उनके जमाने में दरख्त जलाए गए और का शायद पैगाम नहीं पहुंचा। तो उससे पहले जो इनका धरना था उसमें कब्रें खोदी गई, सब कुछ हुआ, और फिर 9 मई भी हुआ। सही है, मुझे ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अभी भी जो ये आए थे, तो क्या शहादत नहीं हुई हमीद जो सिपाही थे उनकी? क्या इन्होंने लोगों को मार पिटाई नहीं की? तो बात वही है कि ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदी कहते हैं। अभी बात हो रही थी कि किस तरह से एहतजाजों पे खर्च भी हो रहा है। फिर इस वक्त मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आज भी बन्नू में हमला हुआ है और उसमें बहुत ही कीमती जानें मुल्क पर कुर्बान हुई हैं, जवानों ने अपनी जो है वो शहादतें दी हैं। तो ऐसे में क्या जो एहतजाज है ये इसके लिए मुनासिब वक्त है? ये तो मैं अली बुखारी साहब से पूछता हूँ, अगर दोबारा कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। लेकिन रजवाना साहब, आप इस मामले को खुश उसलूबी के साथ हल करने, आप देखिए ना, 2 साल तो हो गए ये पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए, और फिर इलेक्शन से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि इलेक्शन से चीजें ठीक हो जाएंगी। इलेक्शन हुए भी, अब 10 महीने गुजर गए, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। आपके ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? गुजारिश ये है, इलेक्शन हो गए, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालतों में गए हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स में गए हुए हैं, ठीक है जी। किसी इलेक्शन को गलत करार देने के लिए एक तरीकाकार है, ठीक है जी। इलेक्शन एक्ट 2017 है
और उसके तहत ट्राइब्यूनल्स के पास गए हुए हैं, ठीक है जी। उसमें जो भी फैसला होता है सब्जेक्ट अपील के बाद क्या फैसले होते हैं, तो एक वाहिद तरीका है। ये कोई तरीका नहीं कि आप सड़कों पे आ जाए और कहें जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट, 25 करोड़ वोटर भी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि सारे पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर्स ने एक पार्टी को किसी को वोट नहीं दिया, मुख्तलिफ पार्टी है, उन्होंने अपना अपना जो भी नसीब था लिया और एलिगेशन अपनी जगह पे, ठीक है। अब बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल का सामना कैसे किया जाए। जब से अदम एतमाद हुआ, मैं तो बड़ी दफा गुजारिश कर चुका हूँ, क्या बेहतर नहीं था कि खान साहब एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो उनका रोल होना था पार्लियामेंट में, वो ज्यादा इफेक्टिव होता और बैठ जाते और अगले इलेक्शन में भी बिल्कुल खुल के हिस्सा लेते, लिया भी है एनीहाउ। तो अब एहतजाज में फिर वही कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन के जितना एहतजाज किया, 2 प्रोविंशियल असेंबली तोड़ के तोड़वा के फिर उन्हीं के इलेक्शन करवा लिए, ठीक है। ये अदम एतमाद एक आईनी तरीका था, होंगे उस पर बहुत सी रिजर्वेशन होंगी पीटीआई को जी के वो साइफर था, फिर उन्हीं से मदद मांग रहे हैं, फिर उन्हीं को बुरा भला कहते थे, वो सारी बातें सारी गुजर गई, ठीक है। तो अगर उसको अमन से चलाते, एहतजाज इलेक्शन की हद तक रिजर्वेशन जो इनकी है पार्लियामेंट में भी उठाते, आप एहतजाज भी करें, आपका बुनियादी हक है, उस पर कोई आपको नहीं रोक सकता जी। अब बात ये है कि अभी आप कह रहे थे कोई दरमियानी रास्ता या कोई ऐसी बात ये है, क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई के मुतालबात मनवाने के लिए बना है, या ये पाकिस्तान जो है सर मुतालबा किसी का हो, मुतालबा सही है या गलत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर कि मुतालबा ठीक है या गलत है। नहीं, बात ये है मुतालबात है। अब मुतालबा है कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ठीक है। उस मैंडेट को कोई अदालत, कोई जगह, किसी डिटर्मिनेशन होगी कानून और आइन के मुताबिक। अच्छा, नंबर 1 मैंडेट ये नहीं होगा कि सारी पार्लियामेंट का मैंडेट आ जाएगा, उसी हद तक हुआ जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन पिटीशन की, ठीक है जी, उसका मैंडेट कितना होगा कितना नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग। सही है। अब बात ये है कि कहना हमारा मैंडेट वापस कर। शहरा साहब, ये ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी तो मगर ये मामला है ना कि ट्राइब्यूनल्स काम कर नहीं पा रहे। अभी जो फैफन की रिपोर्ट आई है 83% ट्राइब्यूनल्स अभी तक उन्होंने जो दरखास्तें हैं वो निपटा ही नहीं सके वक्त गुजरने के बाद। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात करूंगी। देखिए, कल एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जी, और उसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई थी, और जो बात बाहर आई है उसमें बलूचिस्तान और केपी के दोनों वज़राए आला ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया था। तो होना तो चाहिए कि हमारे टॉपिक 12 नौजवान हमारे शहीद हुए, हमारा टॉपिक तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त इन कैमरा सेशन बुलाया जाए और जो भी नेशनल एक्शन प्लान है उसको मज़ीद उसकी बात की जाए कि उसको किस तरह से मज़ीद टारगेटेड किया जाए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि एक 18 साल का हमारा फौजी बच्चा जो है, जिसकी माँ ने कितने अरमान से भेजा होगा, मस्जिद गया है तो उसने शहीद किस तरह हुआ है वो कि वहाँ पे अटैक हो गया था। तो बजाय इसके कि अपने सूबे पे तवज्जो दें, वहाँ की भी पुलिस को सिविल में लाते, उनका एमुनेशन भी उठा के लाते हैं और वफाक पे हमला करते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए 10 महीने जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये 10 महीने बेकार हुए हैं। IMF जिसको ये कहते थे कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे और IMF आएगा नहीं, देगा नहीं और ये श्रीलंका हो जाएगा पाकिस्तान और ऐसा ही हो, वो नहीं हुआ। हमारी इकॉनमी बेहतर है, हमारे दोस्त ममालिक जिनसे ये हमें तनहा कर गए थे वादों से मुकर के, और वो भी IMF की वजह से हमें नहीं देख रहे थे, वो हमारी तरफ देखना शुरू हो देख रहे हैं। बिल्कुल कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। आपके वज़ीर ख़ज़ाना की स्टेटमेंट ये है कि ना हमारे दोस्त ममालिक डिपॉजिट करना चाहते हैं, ना हमारे कर्जों को रोल ओवर करना चाहते हैं। मैं बताती हूँ, उसमें 2 जगह से बात आई है ना। चाइना से बात आई है कि आप हमारे लोगों की सेफ्टी करें, दूसरे ममालिक से भी बात आई है। तो अगर हम एक तरफ से तो हमें टेररिज्म मार रहा है, दूसरी तरफ से हमारे अंदर से एक पार्टी जो है वो हर थोड़े दिनों बाद वफाक पे हमला कर देती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप मैंडेट तस्लीम कर चुके हैं, आप असेंबली में हैं, आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आपने इंतखाब लड़ाए, चाहे सदर हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, वजीर आजम हो, आप स्टैंडिंग कमेटीज हेड कर रहे हैं। आप 18वीं तरमीम में जाते रहे मौलाना के पास, आप पार्लिमानी कमेटी में थे,
थे, उसके बाद चीफ जस्टिस की कमेटी में आप थे, लेकिन आपको सलमान अकरम राजा ने मना कर दिया, फिर आप जुडिशल कमीशन कमेटी में भी थे, तो हेड़े भी रहेंगे, पेड़े भी खाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है CEC में भी आते हैं, सब चीज करते हैं, हर एक से मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, ट्राइब्यूनल क्या अभी इस वक्त ऐसे हुए, क्या हम भूल जाएं फैसल सालेह हयात के केस में कि जब रिकाउंटिंग हुई और उनकी रिकाउंटिंग ज्यादा होने लगी, इलेक्शन कमीशन ने बंद किया और रख दिया? क्या हम भूल जाएं फहमीदा मिर्जा के केस में क्या हुआ था कि हमारे बंदों की रिकाउंटिंग में ज्यादा आने लगे थे? क्या हम अब्दुल हकीम बलोच वाले केस में भूल जाएं कि रिकाउंटिंग ही नहीं होने देते थे? मतलब ठीक नहीं होना चाहिए सिस्टम। मैं अगर माजी में ऐसा था, देखें एकदम तो सही नहीं होगा ना। अभी जो 26वीं तरमीम हुई है उसमें ये बात की गई है कि उसमें ये एक शिक पास हुई है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा फंड देके ज्यादा जो है वो मजबूत किया जाए ताकि इलेक्शन के वक्त उनको इस तरह के मसाइल ना हो। दूसरी बात यह कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस हुकूमत से पहले जो पहली हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें गिलगित से बल्तिस्तान से गांचे है, वहां से हमारे इंजीनियर इस्माइल जीतते हैं। ये जो अभी इलेक्शन कासिम सूरी साहब की भी आप मिसाल दे सकते हैं। 6 महीने पहले वो उनको बताया गया कि आप जीत, राइट जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि कौन 5 साल का हिसाब देगा? अली तो बुखारी मैं साहब कह रही हूँ कि आपको किसी हर चीज पे सड़क पे नहीं बिल्कुल सही निकलता है। है। अली बुखारी साहब, अब आप जो डिमांड करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए, मेरा सवाल ये था कि वो कैसे वापस होगा? ये तो नहीं हो सकता ना कि आज हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे जी आपका मैंडेट वापस किया। ये आखिर रास्ता ट्राइब्यूनल से होकर जाता है ना, और ट्राइब्यूनल अपना काम कर रहे हैं, अगरचे उसकी रफ्तार सुस्ता लेकिन काम तो कर रहे हैं वो। तो आपका फिर ये डिमांड अनफेयर नहीं लगती, या प्रैक्टिकली ये कैसे मुमकिन है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं पहले आपको 1 बाय 1 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। अभी मेरी बहन है मेरी भाभी, उन्होंने कह दिया जी कि 2018 में RTS सिस्टम बैठा था, 2018 में सिर्फ 14 पिटीशन पाकिस्तान पूरे से फाइल हुई, आज 167 प्लस है, 167 प्लस जाकर रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कहते हैं धरनों से क्या होता है, उससे क्या होता है। यार हमने तो सीखा है ना, ये हम तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सीखा, हमने बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा से सीखा। 93 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और नवाज शरीफ घर जाना पड़ा। नवाज शरीफ ने लॉन्ग ट्रेन मार्च किया और बीबी शहीद को भी घर जाना पड़ा। सो एहतजाज इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसे पॉलिटिकल सिस्टम का होता है। और आर्टिकल 15-16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने आखिर उसकी रूह को परवाज करा दिया अभी ये 26 अमेंडमेंट के तहत, उसके अंदर जो है बाकायदा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन। नंबर 3 जो भी आपने बात की कि कैसे जाएंगे, मेरी सीट इस्लामाबाद पे आ जाएं आप, 3 सीटों इस्लामाबाद के पे आ जाएं। ट्रिब्यूनल ने कहा मैं 6 महीने में खत्म करता हूँ। आज तक ट्रिब्यूनल को इन्होंने ट्रिब्यूनल वैलिड नहीं करने दिया, ICP ने रखा हुआ है, ट्रांसफर एप्लीकेशन रखी हुई है। 2 दफा अमेंडमेंट आई, 1 दफा ऑर्डिनेंस आया जिसको मैंने चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद उसको इन्होंने एक्ट बनाया, एक्ट के बाद इम्प्लीकेशन हुई। क्या कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं होता, ऐसे जमहूरियतें नहीं चलती, जबरदस्ती। सही आ समझते हैं ट्राइब्यूनल में हुकूमत ही रुकावट है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। शैला साहब बहुत अच्छा सीख लेते, आप तो तब्दीली चाहते थे, बहुत शुक्रिया, हमने वो चीजें छोड़ दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।